Hello friends, welcome to Zen Study. I am Arpit and I am currently running a series on geopolitics. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएम मोदी की फॉरेन विजिट्स इन हिज थर्ड टर्म। थर्ड टर्म स्टार्ट हुई जून 2024 में और एक कहावत है कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी कि पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती। पुरानी आदतें प्राइम मिनिस्टर मोदी की ग्लोबल आउटरीच, उनकी पहली टर्म जो कि 2014 में शुरू हुई, तब से ही चर्चा में रही है। एक जोक भी है कि प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज ऑन द फ्लाइट मोड, मतलब ट्रैवल करते हैं बहुत ज्यादा। 2019 में मिस्टर एस जयशंकर ने रामनाथ गोयनका फाउंडेशन में एक स्पीच डिलीवर करते हुए हमारी फॉरेन पॉलिसी को 6 फेजेस में बांटा और जो करंट फेज 2014 ऑनवर्ड्स चल रहा है उस फेज को नाम दिया उन्होंने द फेज ऑफ एनर्जेटिक एंगेजमेंट, यानी कि इंडिया का एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड बढ़ गया है। एंड इसका हमें रिजल्ट भी मिल रहा है। द ग्लोबल सपोर्ट विच इंडिया हैज रिसीव्ड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ, आई वुड से, डिफिकल्टीज, लाइक जब हमने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया 2019 में, तब किसी भी कंट्री ने इंडिया के खिलाफ आवाज नहीं उठाई एक्सेप्ट फॉर टर्की। बट देखने वाली बात यह थी कि जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जो कि ऑलवेज सपोर्ट में रहते थे पाकिस्तान के ऑन द कश्मीर इशू एंड दे वर ऑलवेज क्रिटिकल ऑफ इंडिया, दे डिड नॉट अटर अ वर्ड। ये हमारी ग्लोबल आउटरीच या फिर आई वुड से एनर्जेटिक ग्लोबल आउटरीच का नतीजा था। जब कोविड की सेकेंड वेव आई और यहां पर बहुत ज्यादा हालत खराब थी, तब भी कंट्रीज ने बढ़ चढ़ के मदद करी। फिर 2023 में हमने G20 समिट होस्ट किया और ऐसा समिट G20 की हिस्ट्री में आज तक किसी भी G20 के मेंबर ने होस्ट नहीं किया था। इसके अलावा बहुत सारे कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक चाइना +1 स्ट्रैटेजी चल रही है। +1 मतलब चाइना के अलावा कोई ऑल्टरनेट कंट्रीज ढूंढ रही हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग बेस अपने शिफ्ट कर सकते हैं। इंडिया ऑब्वियसली इज वन ऑफ दोज ऑप्शंस। +1 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक कंट्री, उसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं चाइना के अलावा कहीं और कहीं और में इंडिया डेफिनेटली एक बहुत ही उत्तम दावेदार है। बट जैसे कि एक कहावत है कि अगर कोई हलवाई मिठाई अच्छी बना रहा है पर वो सिर्फ अपनी दुकान तक ही रख रहा है मिठाई, उसका प्रचार नहीं कर रहा है, तो खरीदने वाले नहीं आएंगे। ऐसे ही यहां पर भी अगर हम इंडिया का प्रचार ग्लोबल स्टेज पे नहीं करें तो वर्ल्ड विल नॉट एंगेज विद अस। ठीक है, हमारी कई सारी ऐसी उपलब्धियां हैं, जैसे कि हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो कि अपने आप ही बहुत एक अच्छा अट्रैक्टिव फीचर है। हम दुनिया की सबसे यंगेस्ट कंट्री है एंड ऑन द एवरेज एज अगर हम देखें, अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप सबसे ज्यादा है तो वो इंडिया में है आज की डेट में। तो ये सारी जो फीचर्स हैं हमारे, वो हमें अट्रैक्टिव बनाते हैं। बट हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा ये चीज बताने के लिए, और वो ये बखूबी से कर रहे हैं। तो एक एनालिसिस देखते हैं हम इनके थर्ड टर्म में, यानी कि 2024 जून के बाद से इनकी किन किन कंट्रीज में विजिट हुई है, और उन कंट्रीज की विजिट्स का एक निचोड़ निकालेंगे इन दी एंड कि भाई क्या एक्चुअल आउटकम निकला, या क्या बेसिकली हमारा इस समय आउटलुक है टुवर्ड्स द वर्ल्ड। ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो जैसे ही ये पावर में आए तो सबसे पहले इनकी मीटिंग थी या इनकी आउटिंग थी इटली, जून 2024। क्यों? G7 मीटिंग के लिए ही वॉज इन्वाइटेड। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, बट G7 की जब भी मीटिंग होती है तो वो गेस्ट्स को इन्वाइट करते हैं। वहां पर इंडिया को इन्वाइट किया गया। जॉर्जिया मेलोनी जो कि वहां की लीडर है, उन्होंने मोदी जी को इन्वाइट किया और तब से #मेलोडी काफी पॉपुलर है, और आप जानते ही अच्छे से क्यों। बट कहानी यहां से शुरू करते हैं।
जुलाई 2024 बायलेटरल विजिट टू रशिया। ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर शुरू से 1952 में पहली बार बने, इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बाहर की कंट्री का दौरा करते हैं, बायलेटरल विजिट करते हैं, तो वो कंट्री हमारी नेबरिंग कंट्रीज में से एक होती है। हमेशा से ये कन्वेंशन रहा है, ये प्रथा रही है। बट 2024 में ये प्रथा टूटी क्योंकि द फर्स्ट डेस्टिनेशन चोजन बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट फॉर अ बायलेटरल विजिट वाज रशिया। वो किसी नेबरिंग कंट्री में बायलेटरल विजिट के लिए नहीं गए, जो कि अब तक सारे प्रधानमंत्री करते आए थे। ये इन्होंने भी पहले 2 टर्म्स में नेबरिंग कंट्रीज में गए थे। एक बार मालदीव्स गए थे, एक बार शायद भूटान गए थे। यहां पर इनको रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द अपोस्टल। कारण इंडिया रशिया बायलेटरल रिलेशंस को एलिवेट करने के लिए। बाकी रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में ठीक ठाक चर्चा हुई क्योंकि G7 मीटिंग में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, वो आए हुए थे और उनसे मीटिंग हुई थी। और फिर यहां पर व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग हुई। यहीं पर मैं एक और चर्चा ये कर दूं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज अमंग दोज वेरी 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 फ्यू लीडर्स इन द वर्ल्ड हु इज करंटली एंगेजिंग विद बोथ रशिया एंड यूक्रेन। बहुत कम ऐसे लीडर्स हैं दुनिया में जो करंटली एंगेज हो रहे हैं। ऐसा है। ठीक है जी, रशिया से वापस आए जुलाई में ही ये, रशिया से वापस नहीं आए, रशिया से ही ये चले गए ऑस्ट्रिया। और 40 साल से ऊपर हो गए थे, कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रिया नहीं गया था। लास्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट ऑस्ट्रिया वाज इंदिरा गांधी, मेरे ख्याल से 41 और 42 ईयर्स अगो, जो भी था, 40 साल से ज़्यादा हो गए थे। यहाँ पर भी हमने बातचीत करी इनके साथ, ह्यूमन रिसोर्सेज में हमने कोलैबोरेट करने की बात करी, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करी इनसे। फिर ये वहाँ से वापस आए। तो रशिया और ऑस्ट्रिया, ये 2 कंट्रीज एक साथ विजिट करी, फिर वापस आए। फिर अगले महीने अगस्त 2024 ये गए पोलैंड। यहां पर भी लास्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट वाज इंदिरा गांधी, 40 साल से ऊपर हो गए थे। तो ये वहां पहुंचे, वहां पर बहुत सारी बातें हुई और इकोनॉमिक टाइज, डिफेंस टाइज स्ट्रेंथन करने की बातचीत हुई। ठीक है, पोलैंड से ही ये चले गए यूक्रेन। और जब वो यूक्रेन गए तो यूक्रेन में आज तक कोई भारत का प्रधानमंत्री नहीं गया था। असल में इंडिया और यूक्रेन के डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1992 में स्टैब्लिश हुए क्योंकि यूक्रेन उससे पहले यूएसएसआर का पार्ट था। एंड जैसा कि मैंने बोला, ही इज अमंग दोज वेरी वेरी फ्यू लीडर्स इन द वर्ल्ड हु इज करेंटली एंगेजिंग विद यूक्रेन एज वेल एज रशिया। तो यहां पर ऑब्वियसली वो चर्चा हुई होगी रशिया यूक्रेन वॉर को एंड करने के लिए। यहां पर इनका एक स्टेटमेंट आया कि वी वर नेवर न्यूट्रल इन द वॉर, वी वर ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ पीस। इसका मतलब ये क्लियर है कि इंडिया पीस इस्टेब्लिश करने के फेवर में है। एस जयशंकर से यहां पर पूछा गया कि इज इंडिया मीडिएटिंग इन द वॉर, तो एस जयशंकर ने इसको बड़े ही स्मार्टली आंसर किया। He said that India is communicating, not mediating. Communicating between the two conflicting parties. क्योंकि जैसे ही हम अगर मीडिएटिंग का टैग अपने ऊपर लगा देते कि हम मीडिएटर बन गए हैं, तो एक तो हमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती, अननेसेसरीली इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, ग्लोबल प्रेशर। दूसरा, मीडिएटर कभी भी 100 की 100 बातें यूक्रेन की नहीं मान सकता, 100 की 100 बातें रशिया की नहीं मान सकता। देयर हैज टू बी सम मिडिल ग्राउंड। और जो बातें हम रशिया की नहीं मानेंगे उसके लिए हम रशिया के लिए बुरा बनेंगे, और जो बातें हम यूक्रेन की नहीं मानेंगे यूक्रेन के लिए बुरा बनेंगे। तो क्यों बनना है बुरा? मीडिएटर का टैग नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए। बी प्रैक्टिकल। हाँ, वॉर से प्रॉब्लम है, बट वॉर का समाधान ढूंढना जरूरी है, इसलिए हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस फोटो में जो पीछे आप देख रहे हैं, ये भीष्म क्यूब्स इनको बोलते हैं। ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स हैं
जो कि यूक्रेन को ज़रूरत है इस समय ड्यूरिंग द वॉर। इंडिया ने भीष्म क्यूब्स गिफ्ट किए यूक्रेन को। फिर वहाँ से वापस आए, सितंबर 2024 में ये पहुँचे ब्रुनई, और ब्रुनई पहुँचने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। ब्रुनई एक छोटा सा देश है इन साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पर हमने डिफेंस रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने की बात करी, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज चाइना के एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी से थोड़ा सा खतरे में है, तो हम यहाँ पर डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बातचीत कर रहे हैं। फिर जी वहीं से ये गए सिंगापुर, सितंबर में ही जब ब्रुनई गए वहां से सिंगापुर गए। और ये जो फोटो में आप देख रहे हो, ये एक सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है सिंगापुर में। सिंगापुर के पास ठीक ठाक कैपेबिलिटी है टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर चिप्स। दुनिया का 10% मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स हैपेंस इन सिंगापुर, और सिंगापुर से हम इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी लेके आना चाह रहे हैं फॉर सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, बिकॉज सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी क्रिटिकल नाउअडेज एंड इट इज गोइंग टू रिमेन क्रिटिकल इन द फ्यूचर ऑल्सो। आज की डेट में हर एक चीज में सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होता है, जैसे कि आपका मोबाइल फोन हो गया, ये बोर्ड हो गया, कैमरा हो गया, गाड़ियां हो गई, एलईडी बल्ब्स हो गए, हर जगह सेमीकंडक्टर चिप्स यूज हो रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास करंटली सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी नहीं है, फॉर विच वी आर कोलैबोरेटिंग विद द वर्ल्ड। फिर जी ये वापस आए, और वापस आके सेम मंथ में ही सितंबर 2024 में क्वाड समिट, जो कि यूएसए में था, वहां गए। क्वाड एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है विच वॉज established somewhere around 2017. 2019 में it was upgraded to ministerial level, means ministers of these 4 countries started to meet. और 2021 में it was upgraded to summit level, means heads of the states or heads of the government started to meet. That is why summit word use होता है। Summit is शिखर, चोटी, and highest level पे तो heads of the states और heads of the government ही बैठे हुए हैं, तो वो लोग मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए, जापान, ये 4 कंट्रीज हैं क्वाड में। यहीं पे इंडिया ने क्वाड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव लॉन्च किया। क्वाड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव सर्विकल कैंसर के लिए है। इंडिया ने सर्विकल कैंसर के लिए वैक्सीन डेवलप कर ली है, और उसको अपनी कंट्री में तो हम रोल आउट कर ही रहे हैं, बट हम कह रहे हैं कि हम इंडो पैसिफिक में जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, हम उनको भी ये वैक्सीन देंगे, ठीक उसी तरह जैसे हमने कोविड की वैक्सीन उन कंट्रीज को दी थी। तो ये मेजर अनाउंसमेंट था क्वाड समिट में। वहां से वापस आए, अगले महीने अक्टूबर 2024 में ये चले गए ब्रिक्स समिट, जो कि कजान रशिया में था। फिर रशियन प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, अभी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिलके आ चुके थे, फिर चर्चा हुई। ये ब्रिक्स का समिट इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां पर पहली बार हमें एक्सपैंडेड ब्रिक्स देखने को मिला। ब्रिक्स में वैसे तो 5 कंट्रीज थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बट यहां पर 4 और एडिशनल कंट्रीज पार्टिसिपेट की, जो कि पिछले साल इंक्लूडेड हो गई थी। ये 4 कंट्रीज हैं यूएई, ईरान, एथियोपिया, इजिप्ट। असल में 6 कंट्रीज ने होना था ऐड। इन 4 के अलावा अर्जेंटीना, जिसने मना कर दिया कि हम ब्रिक्स का पार्ट नहीं बनेंगे, और छठी है सऊदी अरेबिया, जो अभी भी कंसिडर कर रहा है कि हमें ब्रिक्स का पार्ट होना है या नहीं होना है। यहां पर हमने यूएन में रिफॉर्म्स के लिए अपील करी कि यूएन में रिफॉर्म्स होने चाहिए, नहीं होंगे तो ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन की रेलेवेंस बढ़ती जा रही है। और हमने क्लियरली बोला कि भाई यूएन की जगह हम नहीं ले सकते, बट यूएन में रिफॉर्म्स होना जरूरी है। यहां पर एक और भी बात हुई, जहां पर हमने ये प्लेज लिया कि हम एक दूसरे के साथ जो ट्रेड करेंगे, दैट ट्रेड विल बी डन इन द रिस्पेक्टिव डोमेस्टिक करेंसीज। मतलब जैसे इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो वो होगा रूबल ट्रेड। इस तरीके से एक फेक न्यूज सर्कुलेट हुई थी जिसमें ब्रिक्स करेंसी की बात हुई थी कि ब्रिक्स करेंसी लॉन्च हो गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो फेक न्यूज थी। ठीक है, फिर ये वापस आए, अगले महीने नवंबर 2024 में गए नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका की वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज, और यहां पर इनको ऑर्डर ऑफ द नाइजर
जो कि नाइजीरिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उससे नवाजा गया। रीजन, इन्होंने नाइजीरिया की मदद ड्यूरिंग एंड पोस्ट कोविड बहुत करी। यहां पर भी हमने बातचीत करी रिगार्डिंग डिफेंस ट्रेड एंड ऑल, हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाह रहे हैं टू दीज कंट्रीज, तो ये सब बातें हुई। नाइजीरिया से ही ये चले गए G20 समिट जो ब्राजील में था। इंडिया के बाद ब्राजील में G20 समिट था। हालांकि इंडिया जितना ग्रैंड इवेंट तो नहीं हो पाया ये, बट ठीक है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें हुई यहाँ पर। फूड सिक्योरिटी को लेके यहाँ पर कुछ सारे इनिशिएटिव्स अडॉप्ट किए गए। एंड ये जो इनिशिएटिव्स हैं, इसमें एम यही था कि 2030 तक हंगर को हमें रिड्यूस बाय हाफ करना है। तो ऐसा, फिर यहीं से ये चले गए गयाना। इनकी बायलेटरल विजिट थी गयाना में नवंबर 2024 में ही। तो 3 कंट्रीज की विजिट इन्होंने एक साथ करी, नाइजीरिया, ब्राजील और अब गयाना। हाल ही में गयाना में दुनिया के करीब करीब 18 से 20% ऑयल रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं। वो गयाना के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ रहे हैं। तो गयाना के पास ऑयल रिजर्व्स की भरमार या भंडार खुल गया है। तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंगेजिंग विद कंट्रीज लाइक गयाना बिकम्स इंपॉर्टेंट। यहीं पर एक कैरिकॉम समिट था। कैरिकॉम मतलब कैरिबियन कम्युनिटी, जिसमें हम बहुत सारी कंट्रीज, 15-16 कंट्रीज है कैरिबियन कम्युनिटी में, उनके साथ एंगेज किया हमने। और यहाँ पर भी 2 कंट्रीज ने हमको, मतलब इनको, सिविलियन ऑनर्स से नवाजा। अगेन हेल्प ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड, ये इस रीजन की वजह से। वहां से आए वापस फरवरी 2025 में ये गए पेरिस। वहां पे था AI एक्शन समिट। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डेवलपिंग है। एंड अल्टीमेट जो यहां पर रोल आउट था ऑफ दिस AI एक्शन समिट, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर अपील्ड दैट दिस टेक्नोलॉजी AI शुड बी अफोर्डेबल, शुड बी एक्सेसिबल एंड शुड बी सस्टेनेबल। मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होना चाहिए इसका यूजेज, क्योंकि AI टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारे सर्वर्स लगते हैं। सर्वर्स में से इंफॉर्मेशन माइन करते हैं मशीन, और वो हमको सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट कर देती है। उन सर्वर्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत होता है, क्योंकि टेम्परेचर मतलब एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, वो मेंटेन करना होता। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी जिससे वो टेम्परेचर मेंटेन होगा, वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, इसलिए सस्टेनेबल। वहां से ये चले गए USA। अब USA में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। हमने पिछली वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अच्छे से चर्चा करी। एक मेजर की टेक अवे यहाँ पर जो था वो ये था कि इंडिया और USA के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। फिर ये जो टैरिफ की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इंडिया का ट्रेड अमेरिका के साथ टैरिफ फ्री या विद रिड्यूस टैरिफ्स हो जाएगा। इंडिया का ट्रेड सरप्लस है USA के साथ, मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं USA को। ये सब हम देख चुके हैं। तो मेजर की टेक अवे यही था इस मीटिंग से, ठीक है। फिर पिछले महीने बिम्स्टेक समिट। बिम्स्टेक स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये थाईलैंड में था। ये 6ठा समिट था। और बिम्स्टेक में 7 कंट्रीज हैं, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने अनाउंस करे, जैसे कि बिम्स्टेक के लिए स्पोर्ट्स इवेंट हमने अनाउंस करा, कल्चरल फेस्टिवल हमने अनाउंस करा कि इंडिया इसको होस्ट करेगी। फिर हमने स्कॉलरशिप्स अनाउंस करी फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज। हमें बिम्स्टेक की रेलेवेंस बढ़ानी है, क्योंकि एक और जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे इस रीजन में, दैट इज सार्क, वो करेंटली इज डिसफंक्शनल या नॉन फंक्शनल। रिजॉल्व नहीं हुई है, बट इट इज नॉन फंक्शनल। इसलिए बिम्स्टेक में हम इंगेजमेंट प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और बिम्स्टेक में बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश भी देखेगा वहां पर कि इंडिया का रोल क्या है, ठीक है। तो ये था बिम्स्टेक समिट। बिम्स्टेक समिट से वापस आए, ये चले गए श्रीलंका। श्रीलंका में इनकी मीटिंग हुई, और श्रीलंका में भी इनको श्रीलंका के
हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मित्र विभूषण से नवाजा गया। रीजन फॉर एलिवेटिंग इंडिया श्रीलंका टाइज। यहां पर श्रीलंका ने इंडिया की जो हेल्प थी ड्यूरिंग द क्राइसिस इन श्रीलंका इन 2022 उसको एक्नॉलेज किया, और हम सिर्फ वहां पर रुके नहीं, हम आप भी हेल्प कर रहे हैं। जो भी हमने इनको इकोनॉमिक सपोर्ट उस समय दिया था लोन के फॉर्म में, उसको हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, कुछ को एड कर रहे हैं, कुछ को एज इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस अच्छे दिख रहे हैं। और साउथ एशिया में एक चीज़ है कि इंडिया और चाइना के बीच में कंपटीशन चलता है बहुत ज़्यादा। तो अभी क्लियरली हमें दिख रहा है कि श्रीलंका में हम कंपटीशन जीत रहे हैं, बांग्लादेश में हम इस समय नहीं जीत पा रहे हैं। जब तक शेख हसीना थी तो तब तक हम जीत रहे थे। पाकिस्तान कंपटीशन ही नहीं है, हम तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते वहाँ पे जाके, चाइना ही चाइना है वहाँ पे, ठीक है। नेपाल में इंडिया वर्सेस चाइना चलता है, ठीक है। आज की डेट में जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के केपी शर्मा ओली जी, वो प्रो चाइना है थोड़े से, तो बस ये एक इशू है। बट उनके जो सपोर्ट में कोalition पार्टी है नेपाली कांग्रेस, वो प्रो इंडिया है। बट एनीवेज, ये थी हमारी प्रधानमंत्री जी की विजिट्स टू फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। अब इनका इन दी एंड एक एनालिसिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो इंडिया इज अ ग्लोबल फ्रेंड, विश्व मित्र। रशिया जा रहे हैं, यूक्रेन जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, मतलब यूरोपियन कंट्रीज जा रहे हैं। तो ये एक मतलब डिपिक्ट करता है कि इंडिया इज एक्चुअली अ विश्व मित्र। इंडिया इज फ्रेंड्स फॉर ऑल, फ्रेंड्स विद ऑल। बिम्स्टेक समिट अटेंड कर रहे हैं, एक तरफ ब्रिक्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्वाड कर रहे हैं, ऐसा। फिर टचिंग द अनटच्ड लैंड्स। अब ऑस्ट्रिया, पोलैंड 40 साल से ज्यादा हो गए थे, कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं गया था, पहुंचे हैं। कंट्रीज लाइक यूक्रेन, ब्रुनई, कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर आज तक गया ही नहीं था, पहुंचे हैं। दैट इज व्हाट टचिंग द अनटच्ड लैंड्स मीन्स। तीसरा पॉइंट, कनेक्टिंग विद द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ इज डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, ये 3 कॉन्टिनेंट्स की। एंड आप अगर देखोगे तो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज आपको दिख जाएंगी, श्रीलंका दिख जाएगी, साउथ अमेरिका में गए, गयाना, कैरिकॉम समिट, ग्लोबल साउथ से एंगेज हो रहे हैं, नाइजीरिया। तो इंडिया जब G20 समिट होस्ट कर रहा था 2023 में, तब इंडिया ने एक प्लेज ली थी दैट वी विल बी द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। और हम बने भी, हमने ग्लोबल साउथ के जो कंसर्न्स हैं उसको रखा टेबल पे, एंड वी आर एंगेजिंग विद देम, द ग्लोबल साउथ, more and more. Let's not forget that these countries which are part of global south are one vote in United Nations. ऐसा। फिर डिफेंस पार्टनरशिप्स, ये हमें इस्टेब्लिश करनी है, ये हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एक्चुअली में इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं दैट आर ऑन द राइज। हम फिलीपींस को ब्राह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर चुके हैं, हमारी बातचीत चल रही है इंडोनेशिया के साथ, हमारी बातचीत चल रही है इधर वेस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं इनके साथ। ब्राह्मोस मिसाइल के अलावा और भी बहुत सारे डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर, बट हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, एंड वी नीड टू फाइंड न्यू मार्केट्स। और ये है मार्केट्स सारे जहां जहां हम गए और वहां पर जाकर हमने डिफेंस की बात करी है, चाहे वो ब्रुनई में हो, चाहे वो नाइजीरिया में हो, चाहे वो गयाना में हो, कहीं भी हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज, पोलैंड, और वहां पर भी हम बात करके आए। हालांकि मेरे को नहीं पता कि वहां पर लेंगे या नहीं लेंगे, बट बात तो रखी है हमने, ठीक है। तो डिफेंस पार्टनरशिप्स एस्टैब्लिश करनी है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ये तो हम तब भी करते आए थे, पहले भी और अब भी कर रहे हैं। जैसे कि क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया, एक तरीके का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। गयाना में हमने बातचीत करी है कि कैरिबियन कम्युनिटीज को अगर डिजास्टर रिलीफ, रेस्क्यू ऑपरेशन, ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए तो इंडिया है। नाइजीरिया में बात करिए जाके, ब्रुनई में बात करिए ये चीज़ जाके, तो ये चीज़ तो हमारी तरफ से है ही। एंड वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन दिस स्टैंस ऑफ इंडिया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। फिर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, सेमीकंडक्टर चिप्स, सिंगापुर बात करी हमने वहाँ पे,
क्योंकि ये चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो आज की डेट में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हो गई। फिर रिफॉर्म्स इन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, नेक्स्ट पॉइंट। ब्रिक्स समिट में हमने बात करी है, ये यूएन में रिफॉर्म्स चाहिए। हमने अमेरिका में जाकर ये बात करी है कि यूएन में रिफॉर्म्स होने चाहिए। हमने फ्रांस में ये बात करी है, हमने रशिया में ये बात करी है, हमने बिम्स्टेक में ये बात करी है। तो ये बात करना जरूरी है आज की डेट में। और इंडिया का जो राइजिंग ग्लोबल स्टेचर है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है इंडिया की इंगेजमेंट्स में। देख लो आप, कितने सारे सिविलियन ऑनर्स मिले आज तक, मेरे ख्याल से अब तक 22-23 मिल चुके हैं इनको, अलग अलग रीजंस की वजह से। अमेरिका भी दे चुका है, रशिया भी दे चुका है, भूटान दे चुका है, श्रीलंका दे चुका है। कुछ तो बात होगी, अलग अलग रीजंस की वजह से दिए। कोविड के दौरान सपोर्ट, या फिर बायलैटरल टाइज उन कंट्रीज के साथ एलिवेट करना, जैसे श्रीलंका ने दिया इस रीजन की वजह से। तो ऐसा, ठीक है। तो ये एक एनालिसिस जानना जरूरी है कि आज की डेट में हम दुनिया से एंगेज हो रहे हैं, बट वो किस लिए हो रहे हैं, क्या पैटर्न ऑफ एंगेजमेंट है। ऑब्वियसली नेशनल इंटरेस्ट जहन में सबसे ऊपर है, बट हम सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू नहीं कर रहे हैं, वो एक प्रायोरिटी है, बट उसके अलावा वी आर रीचिंग टू द वर्ल्ड, वी आर आस्किंग देम देयर प्रॉब्लम्स, वी आर गिविंग देम देयर सॉल्यूशंस एज वेल, एंड दैट इज व्हाई इंडियाज ग्लोबल स्टेचर इज राइजिंग। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, एंड दिस इज आवर फॉरेन पॉलिसी, दिस इज द वे वी डील विद द वर्ल्ड। एंड थैंकफुली जिस तरीके से हम डील करते हैं, हमारी जो कोर वैल्यूज हैं एज एन इंडियन सोसाइटी, वो हमारी इंगेजमेंट में क्लियरली रिफ्लेक्ट होती हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए हम सबसे आगे खड़े हैं, कोविड के दौरान हम सबसे आगे खड़े थे उनकी हेल्प करने के लिए, ग्लोबल साउथ की हम वॉइस बने पड़े हैं। वासुदेव कुटुंबकम इज ऑब्वियसली एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द कोर वैल्यूज ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी इज वेरी मच ड्रिवन बाय आवर कोर वैल्यूज, जिसको हम संस्कार बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। ज़ेन स्टडी यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स लेकर आ रहा है, ठीक है। इसमें हम फुल सिलेबस कवरेज करेंगे, बेसिक टू एडवांस जाएंगे। 24/7 मेंटरशिप सपोर्ट ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ये मिलेगी आपको। एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स एंड प्रैक्टिस टेस्ट्स। और फीस 9,999 के साथ आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और वेबसाइट पे भी जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। With this, signing off, and I'll be meeting you with more such interesting topics in my next video. Namaste, Jai Hind.